हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट पीएससी। नॉट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूँ 29 जून 2026 का नॉर्थ ईस्ट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स एनालिसिस को शुरू करते हैं। और पहला जो स्टेट जिसके बारे में हम देखेंगे दैट इज सिक्किम। सो लेट अस स्टार्ट। सो टोरेंशियल रेन वॉशेस अवे बेली ब्रिज इन नॉर्थ सिक्किम। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हुआ क्या कि जो टोरेंशियल रेन, जो बरसात हुई थी, ठीक है, तो टोरेंशियल रेन के कारण क्या हुआ, वॉशेज ऑफ बेली ब्रिज आपका वॉश ऑफ हो गया इन नॉर्थ सिक्किम विच ट्रिगर्स फ्लड एंड लैंडस्लाइड अक्रॉस द स्टेट। तो अभी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मानसून का काफ़ी भारी प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे हैवी रेनफॉल हो रहे हैं। अरुणाचल में भी हम देखेंगे कि किन्नी पेऔर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फ्लैश फ्लड के कारण काफ़ी दिक्कतें आई ही। नॉर्थ सिक्किम में उसी तरह से लगातार बारिश होने के कारण जो बेली एक ब्रिज रहते हैं, बेली ब्रिज, वो इस तरह से आपका तहस नहस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स आपका देखने को मिलता है। तो देखिए, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण आपका ये ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। तो टोरेंशियल डाउनपोर्स, बहुत लंबे समय तक बारिश होने के कारण नॉर्थ सिक्किम में ये जो एक क्रूशियल बेली ब्रिज था, जो कि आपका फी खोला फिदांग सांकलांग रूट पे जो पड़ता है, इट हाईलाइट्स अ रेकरिंग सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इन द ईस्टर्न हिमालयस। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर जब मीट करता है विथ हाईली फ्रेजाइल जियोग्राफी, जब बहुत ही खराब जो मौसम है फ्रेजाइल ज्योग्राफी के साथ जब मीट करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी भारी साबित होता है एंड इट इज़ क्वाइट कैटास्ट्रॉफिक, डेंजरस। ठीक है, मानसून इंड्यूस लैंडस्लाइड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं ये फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जो आपका फिदांग सांकलांग बेली ब्रिज जो है, फिदांग सांकलांग बेली ब्रिज, जो कि आपका जोंगू रीजन में है ऑफ मगान डिस्ट्रिक्ट, ये कॉम्प्लीटली आइसोलेटेड रिमोट विलेजेस। ठीक है, होता क्या है, द वॉशिंग अवे ऑफ फिदांग सांगलांग बेली ब्रिज इन द जोंगू रीजन ऑफ मांगान डिस्ट्रिक्ट हैज कम्प्लीटली आइसोलेटेड रिमोट विलेज। तो ये ब्रिज के वॉश ऑफ होने के कारण जो एकमात्र जो कनेक्टिविटी था, ये ब्रिज जो बाकी गांव को कनेक्ट करता था, रिमोट विलेजेस को बाकी के सिक्किम से, तो ये कम्प्लीटली अब कट ऑफ हो गया है, विच इज़ द प्रॉब्लम। ये ऑकर हुआ है क्योंकि लैंडस्केप ऑलरेडी रिकवर कर रहा था, जो एक बार 2023 में, ठीक है, 2023 में आपका हुआ क्या था, ये साउथ लोनैक, ठीक है, साउथ लोनैक में आया था आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्ड्स फ्लड आया था सिक्किम में। तो ये 2023 का जो ग्लॉफ हुआ था उससे रिकवर हो ही रहा था, इसी बीच आपका ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो लोकल सॉइल प्रोफाइल ये हाईली अनस्टेबल है, इससे हमें पता चलता है। और इवेंट स्टैंडर्ड मॉनसून साइकिल नाउ ट्रिगर सीवियर मल्टी हजार्ड इवेंट्स। तो एक छोटा सा हजार्ड भी काफ़ी भयानक साबित हो जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड ह्यूमन टच, जो जोंगू है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये काफ़ी सेक्रेड है और प्रोटेक्टेड होमलैंड है किसका, लेप्चा कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो जो ये यहाँ के सराउंडिंग पीक्स और जितने नदियाँ हैं इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं, एंसेस्ट्रल डीटीज हिसाब से मानते हैं। तो ये कम्युनिटी, ये समुदाय के लिए ये जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल डिले सिर्फ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल डिले नहीं है, इट इज़ मोर देन अ लॉजिस्टिकल डिले। ये सीवियर डिस्ट्रप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो जीवन शैली है, जीवन शैली को काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। तो कटिंग ऑफ वाइटल एक्सेस टू इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ केयर, इनका मेडिकल हेल्थ केयर रुक सा गया है, एडुकेशन रुक सा गया है एंड डेली सस्टेनेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इनके लाइफ को अफेक्ट करता है। और जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है, एक तो जियोलॉजिकल फ्रेजिलिटी वर्सेस हार्ड इंजीनियरिंग। पहली बात तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे हिमालयन इकोसिस्टम में बनाना ही अपने में बड़ी बात है, और दूसरा अगर बन भी जाता है तो ये हमेशा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी अनस्टेबल है। हमें पता है कि ईस्टर्न हिमालयस जो रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन भी होता है, लैंडस्लाइड प्रोन भी है और भारी मात्रा में ऑरोग्राफिक रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके कारण आपका ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं। तो द हैवी यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट, एक तो हम बहुत सारा स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल ब्लास्टिंग मेथड होता है जिससे कि ये फ्रेजाइल स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं आपका माउंटेन स्लोप में, जिसके कारण लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि डबल वैमी ऑफ क्लाइमेट चेंज का डबल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा स्ट्रीम जो नॉर्मली बह रहा था वो भारी बारिश होने के कारण बहुत भारी मात्रा में फ्रीक्वेंट सीजनल माउंटेन स्ट्रीम जो है वो बहुत भारी मात्रा में फ्लैश फ्लड लेके आ सकती है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलता है, ये काफ़ी बढ़ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी इन आने वाले सालों में काफ़ी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। जो सीजनल माउंटेन स्ट्रीम है वो डिस्ट्रक्टिव टॉरेंट बन सकता है
घंटे भर में ही, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं सीवियर बॉर्डर लॉजिस्टिक बॉटलनेक। एक तो ये रीजन क्रिटिकल कनेक्टिविटी कॉरिडोर से लिंक्ड है, ठीक है। ये क्रिटिकल कनेक्टिविटी कॉरिडोर में आपका स्थित है, तो जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है। फ्रीक्वेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर, जैसे इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर हमें देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मूवमेंट को एंड बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो बॉर्डर एरियाज में ट्रूप्स नहीं पहुंच पाते, कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, कई बार रास्ते बंद पड़ जाते हैं, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन क्या है? बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कीजिए एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे तरीके यूज कीजिए जिससे कि नेचर और डेवलपमेंट दोनों साथ में चल सके, जैसे कि ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन ऑल्टरनेटिव, जैसे यूज कीजिए जियो टेक्सटाइल, ठीक है, जिससे कि डीप रूटेड लोकल वेजिटेशन रहे, जैसे स्पेसिफिक बैम्बू स्पीशीज को यूज कीजिए, बाइंड कीजिए वल्नरेबल स्लोप्स नेचुरली, ठीक है। जैसे आपका रूट ब्रिजेस जो हमें देखने को मिलता है मेघालय में, ये एक तरीके है, ठीक है। एडॉप्टिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्ट कीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए या मल्टी स्पैन लेआउट इंजीनियर कीजिए जिससे कि सडन और एनर्जी फ्लैश फ्लड को सर्वाइव किया जा सके। एम्पावर कीजिए कम्युनिटी लेड माइक्रो डिजास्टर रेस्पॉन्स। अब ऐसा नहीं है ये कम्युनिटीज जो लेप्चा कम्युनिटी है या बाकी के जो संस्थाई लोग हैं, इनको इसके बारे में नहीं पता रहता है, और इनका अपना अपना तरीका होता है इन डिजास्टर से बचने के लिए। तो ये कम्युनिटी के लोगों की बात मानी जाए, एस्टेब्लिश किया जाए स्टॉकिंग लोकलाइज कम्युनिटी रन इमरजेंसी हब, ताकि रिमोट पॉकेट्स एरियाज में जैसे जोंगू जो जगह है वहाँ इमीडिएट फूड और मेडिकल रिलीफ पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो आइए इस डिस्कशन के माध्यम से हम एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को गौर से जरा पढ़िए और बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ सिक्किम। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें देखना है। जोंगू रीजन इज अ डेडिकेटेड रिजर्व स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड हैबिटेट ऑफ इंडिजिनियस लेप्चा ट्राइब, यस करेक्ट। दूसरा, द तीस्ता रिवर विच फॉर्म्स द हाइड्रोलॉजिकल बैकबोन, ठीक है, ऑफ सिक्किम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सॉ लामो लेक सिस्टम इन हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्न हिमालय, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका ये पहला दो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये करेक्ट है। बेली ब्रिजेस क्या है? बेली ब्रिज जो है ये एक परमानेंट कंट्री स्ट्रक्चर है, एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू विथस्टैंड, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हाई ऑल्टीट्यूड सिस्मिक एक्टिविटी को रेजिस्ट कर सके। ऐसा होता तो ब्रिज गिरता ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ठीक है। करेक्ट कौन सा है? 1 and 2। क्या आप समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है एलिमिनेट करके। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब आसाम के बारे में देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज असम। असम में हरगिल्ला आर्मी का काफी हरगिल्ला आर्मी काफी न्यूज में है। देखिए ये है क्या? द मेंशन ऑफ असम हरगिल्ला ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक कंजर्वेशन मूवमेंट। तो एक मूवमेंट लीड किए हैं आपकी जिनका नाम है, एक कंजर्वेशनिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इनका नाम अगर हम देखें, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ओके। तो इन्होंने आपका हरगिल्ला आर्मी बनाया है जो कि एक कम्युनिटी लेड मूवमेंट है, किसको कंजर्व करने के लिए? एक जो असम में इस जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, इसको हम हरगिल्ला बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली इंग्लिश नाम है ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क। ये एक स्टॉर्क स्पीशीज है जो कि आपका स्कैवेंजर होता है, जनरली देखने में बहुत अजीब सा होता है, ठीक है, भयानक होता है। तो इसका कंजर्वेशन मूवमेंट शुरू किए है आपका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन बाय क्रिएटिंग अ हरगिल्ला आर्मी। ये क्या है हम देखेंगे। तो ये जो हरगिल्ला आर्मी का बात, या हरगिल्ला का बात आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपनी मन की बात रेडियो प्रोग्राम में किया, जो कि एक शिफ्ट दिखाता है कि हम कैसे एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये सेलिब्रेट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम इलाइट टॉप डाउन फॉरेस्ट्री मेथड टू ग्रास रूट कम्युनिटी लेड इकोलॉजिकल गार्जियनशिप। ये हेड करते हैं बायोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये एक बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी, ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी, ठीक है, जो जिन्होंने डेडिकेट किया हरगिल्ला आर्मी ये ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक की प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक को देखना चाहते हैं तो इनका पिक्चर है, ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है इसका एक पिक्चर था यहाँ पे, ओके, एनीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो पिक्चर है, ऐसा बहुत ही बड़ा बर्ड स्पीसीज होता है, काफी बड़ा हाइट में होता है, ठीक है। ये जनरली आपका स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने एक आपका
आर्मी बनाया जिसमें इंडिजिनियस जो लोकल जो औरतें हैं उनका बनाया, जिसमें कि एक अलायंस है जिसमें 10,000 से भी ऊपर गांव की महिलाएं हैं, असमीज वुमेन है, जो ये मूवमेंट में सक्सेसफुली रेस्क्यू किए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ लोकलाइज्ड एक्सटिंक्शन। और ये जो स्पीसीज है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो जिसको हम हरगिल्ला कहते हैं, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला था, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर आईयूसीएन रेड डेटा बुक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड था आईयूसीएन के हिसाब से। फिर बाद में धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आया, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक अब धीरे धीरे इन कंजर्वेशन एफर्ट्स की मदद से एंडेंजर्ड में आया था। लास्ट जब हम इसके स्टेटस देखते हैं तो ये एंडेंजर्ड था, अब नियर थ्रेटन में आ चुका है। तो ये आईयूसीएन जो ने अपना लिस्ट को अपडेट किया और नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में फाइनली अभी प्रेजेंट डे में रखा गया। तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक क्रिटिकली एंडेंजर्ड से अभी नियर थ्रेटन्ड है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कंबोडिया और इंडिया में खासकर पूर्णिमा देवी बर्मन जी के नेतृत्व में ये चीज संभव हो पाया है। तो चलिए, तो हरगिल्ला आर्मी जो है, अगर हम इनकी बात करें, हरगिल्ला आर्मी क्या किए, एम्पावर किए रूरल एसएमएस वुमेन को। तो कम्युनिटी लेड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, और इको फेमिनिज्म को भी दर्शाता है कि महिलाएं भी आपका जो संरक्षण करने में, जो स्पीशीज का संरक्षण करने में काफ़ी बड़ा योगदान निभा सकती है। इससे पूर्णिमा देवी जी की जो आपकी हरगिल्ला आर्मी है, इससे हमें पता चलता है। तो कई सौ सालों से, फॉर डिकेड्स, ये स्टैंडर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ये हेविली रिलाई किया है ऑन रेस्ट्रिक्टेड नेशनल पार्क्स। देखिए, अब स्ट्रिक्ट पुलिसिंग और रेस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क वगैरह बना के हम जनरली कंजर्वेशन का जो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ये जो है आपका ये मूवमेंट ये थोड़ा अलग है इस मेथड से, ठीक है। सीबीसी ये जो ओल्ड स्कूल फिलोसफी ऑन इट्स हेड बाय रिकॉग्नाइजिंग इंडिजिनियस एंड रूरल कम्युनिटीज, तो ये इंडिजिनियस कम्युनिटी का जो योगदान है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, ताकि लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक है, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोप्टिलॉस ड्यूबियस, ठीक है। ये करेंटली कैटेगराइज्ड है अब नियर थ्रेटन ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट, जो कि मैंने आपको कहा, लेकिन इसको अभी भी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ग्लोबल पॉपुलेशन अभी सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है, विथ कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम के ब्रह्मपुत्र वैली में पाया जाता है, सर्विंग एज एब्सोल्यूट ग्लोबल स्ट्रॉन्ग होल्ड। असम के ब्रह्मपुत्र वैली में ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, ओवर 70 to 80% ऑफ रिमेनिंग वाइल्ड इंडिविजुअल्स। तो दुख की बात है, पहले ये कई जगह पाए जाते थे, कंबोडिया, बिहार में भी देखने को मिलता था, लेकिन आजकल इनका पॉपुलेशन 70 से 80% रेस्ट्रिक्ट हो गया असम के ब्रह्मपुत्र वैली में। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इस कंजर्वेशन मूवमेंट का, कि एक तो हरगिल्ला, इसको ऑस्ट्रासाइज किया जाता था, इसको एक ईवल बर्ड स्पीसीज माना जाता था, ठीक है। मान लीजिए कोई हरगिल्ला किसी के छत पे बैठा है तो माना जाता था कि ये अशुभ है, ठीक है, या जो व्यक्ति है जिसका घर है उसके साथ काफ़ी बुरा होगा, तो ऑस्ट्रासाइज किया जाता था इस बर्ड स्पीसीज को, क्योंकि ये गंदे है, देखने में स्मेली है, स्कैवेंजर है, जो आपका सड़ा हुआ मीट वगैरह खाते हैं, एंड अपना घोंसला इनकन्वीनियंटली बनाते हैं क्लोज टू ह्यूमन हाउस होल्ड्स, तो इसलिए इनको ऑस्ट्रेसाइज किया जाता था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बर्मन ने आया, डॉक्टर बर्मन ने क्लेवरली इसको ऑल्टर कर दिया, एक परसेप्शन बदलने के बजाय, वीविंग द बर्ड इनटू लोकल ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशनल हमारी गामूसाज होते हैं, एसएमएस टेक्सटाइल जो आपका सम्मान के रूप में दिया जाता है, यहाँ पे ये हरगिल्ला को आपका बना दिया गया एज पैटर्न। जनरली ये पैटर्न राइनो वगैरह को डेडिकेटेड होता है, बट ये जो हैंड वीविंग करके जो आपका पैटर्न वगैरह बनाते हैं, इसमें हरगिल्ला को फीचर किया गया, ठीक है। स्टॉर्क मोटिव्स, ऑर्गेनाइजिंग बेबी शावर्स, ठीक है, टू सेलिब्रेट द हैचलिंग ऑफ वाइल्ड न्यूबॉर्न फ्लेजिंग। तो पूरे समुदाय को इन्वॉल्व कर दिए कि ये हरगिल्ला को हमें बचाना है, ये हरगिल्ला क्यों जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए, क्योंकि ये जो है ये आपका डिकम्पोज करने में मदद करती है। दीज स्कैवेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अपने एंड पे हेल्प किया, ठीक है। अब देखिए चैलेंजेस क्या है, रैपिड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड अर्बनाइजेशन। बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे कि स्टॉक जो मैसिव ओल्ड ग्रोथ नेस्लिंग ट्रीज जैसे कि सिल्क कॉटन पे डिपेंड करते थे, सिमालू जिसको हम बोलते हैं, कदम के पेड़, इसको रैपिडली कट डाउन कर रहा है प्राइवेट लैंड में, ताकि अर्बनाइजेशन हो सके, जो इनके लिए खतरा बनता है। दूसरा है लॉस ऑफ फॉरेजिंग वेटलैंड लैंडस्केप। अब ये लोग दीपोर बिल जैसे जगह में, दीपोर बिल विच इज़ अ रामसर साइट फ्रॉम आसाम,
तो दीपौर बिल में या किसी भी तरह का वेटलैंड जो दलदलीय इलाके हैं वहाँ पे ये लोग रहना पसंद करते हैं। तो दे आर डीपली क्रिटिकल वेटलैंड एरिया में रहता है जैसे दीपौर बिल, एंड ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीवियर डिग्रेडेशन फ्रॉम अनमैनेज म्यूनिसिपल वेस्ट डंप यार्ड। अब दीपौर बिल में अनफॉर्चुनेटली एक डंप यार्ड जैसा हो गया है, म्यूनिसिपल वेस्ट आती है वहाँ, रेलवे लाइन बनाया गया है जिससे कि आपका डायरेक्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट रिस्क होता है। जब ये बर्ड्स कचरे को कंज्यूम करेंगे तो इनकी डेथ हो जाती है। डीपली एंट्रेंस्ड सोशल प्रिजुडिसेस, समाज में इनको लेके आज भी किसी किसी जगहों में प्रिजुडिसेस है, जैसे कि स्टिग्मा है, जैसे कि ये कार्निवोरस स्कैवेंजर है, इनको कॉन्टिन्यूअस इंटेंसिव ग्राउंड लेवल डायलॉग। देखिए होता क्या है कि ओवरकमिंग जनरेशनल स्टिग्मा, इस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए जो कि कार्निवोरस स्कैवेंजर्स को लेके होता है, इससे कॉन्टिन्यूअस हमें ग्राउंड लेवल डायलॉग बातचीत करने होंगे, लोगों का धारणा बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चैलेंज होता है कि कितने लोगों का आप धारणा बदल लेंगे, कितने लोगों का परसेप्शन बदला जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कम्युनिटी इंसेंटिव। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, मतलब गवर्नमेंट आपका इस चीज़ को मतलब फाइनेंशियल स्टाइपेंड दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स बेनिफिट दिया जाए, ठीक है, ताकि ये रूरल लैंड ओनर्स जो है प्रोएक्टिवली इनका नेस्टलिंग साइट को प्रोटेक्ट कर सके। इंसेंटिवाइज कीजिए लोगों को, ताकि आप जितने इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगी। तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। एक्सपांडिंग इको टूरिज्म को एक्सपांड कीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, हैंडलूम फुटप्रिंट को बढ़ाइए, स्ट्रक्चर डेडिकेटेड इको टूरिज्म ट्रायल्स अराउंड हरगिल्ला हैबिटेट टू डायरेक्टली फनल फाइनेंशियल रेवेन्यू। ठीक है, इंप्लीमेंट कीजिए रिजिड वेटलैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, तो वेटलैंड एरियाज को रिक्लेम करने का प्रोजेक्ट कीजिए, क्लीन अप कीजिए ये लैंडफिल्स को। ठीक है, तो ये और म्यूनिसिपल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस डिस्कशन के रिगार्डिंग। विथ रेफरेंस टू ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक हरगिल्ला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज करेंटली क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम होस्ट द लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉन्ग्रीगेशन, यस करेक्ट है। इट इज स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस, ऑब्वियसली हर्बीवोरस एनिमल नहीं है, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, नहीं, ये कार्निवोरस होते हैं या फिर वी कैन से स्कैवेंजर्स होते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 2 ओनली, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? बी। देखिए यहाँ पे मुझे, हाँ यस, 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट। तो आइए देखते हैं तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मणिपुर के बारे में देखते हैं। तामलंगोन एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स नॉमिनेशन फॉर पद्मा अवार्ड्स 2027। देखिए होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है तामेंगलोंग मणिपुर का, ये इनवाइट किए सिटीजन्स को, इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओस को और सिविल सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो लोग नॉमिनेट करें डिजर्विंग पर्सनैलिटीज को पद्मा अवार्ड्स 2027 के लिए। एक पोर्टल बनाया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आम नागरिक अपने पसंद के जो कैंडिडेट है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट ताकि डेमोक्रेटाइज कर सके नेशनल ऑनर्स को। ठीक है, बाय एनकरेजिंग पीपल्स पद्मा, तो लोगों का पद्मा अवार्ड ताकि दिया जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं करंट केस। ये क्यों न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो न्यूज़ है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन बियॉन्ड बिग सिटीज़। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में ही पद्मा अवार्ड ही आपका सिलेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत सालों से कई सालों से ज़्यादातर अवार्ड रिसिपिएंट्स ये वेल नोन इंस्टीट्यूशन या मान लीजिए मेट्रो सिटीज से आते थे, लेकिन अभी ये एनकरेज कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉमिनेशन। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, एम कर रहे हैं अनसंग हीरोज जो कि गांव से, ट्राइबल एरिया से, बॉर्डर एरिया से, जो जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है बिना किसी पब्लिसिटी को, बिना किसी पब्लिसिटी की इच्छा से। तो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। दूसरा, इस चीज़ का महत्व समझिए, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कैसे होगा? जब हम लोगों को पार्टिसिपेट करने देंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा डिजर्विंग सिटीजन जिसको सच में पद्मा अवार्ड्स मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये चीज़, ये जो अवार्ड प्रोसेस है ये अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, पार्टिसिपेटरी हो गया है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, प्रतिनिधित्व लोगों को मिल रहा है। इसके कारण ये रीएनफोर्स करता है संवैधानिक प्रिंसिपल जो कि टैलेंट और सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है हर एक क्षेत्र से। ठीक है, ये है दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा, प्रोमोटिंग पीपल्स पद्मा। ओके,
ये जो प्रेजेंट नॉमिनेशन सिस्टम है ये आम नागरिक को, ये अलाउ करता है आम नागरिक को रेकमेंड करने डिजर्विंग पर्सनैलिटीज डायरेक्टली इस पोर्टल से। कौन सा पोर्टल? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल से, ठीक है। ये शिफ्ट दिखाता है, ये फोकस का शिफ्ट दिखाता है फ्रॉम इन्फ्लुएंस बेस्ड नॉमिनेशन टू मेरिट बेस्ड रिकॉग्निशन। कई बार गवर्नमेंट मेरिट को रिकॉग्नाइज करने में बड़े शहरों की तरफ झुकाव दिखाती है, बट मेरिट बेस्ड रिकॉग्निशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ट्राइबल एरिया से, ऐसे लोग जो आपका पब्लिसिटी के कारण अच्छे काम नहीं करते, तो इन लोगों को भी आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, जिसे कि पीपल्स पद्मा का नाम दे रहे हैं। तो ये सिविलियन अवार्ड्स होते क्या है, सबसे पहले समझते हैं। सिविलियन अवार्ड्स जो है ये ऑनर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ऑनर देते हैं, ताकि इनके एक्नॉलेज कर सके, ताकि ये मान सके कि इनके एक्सेप्शनल सर्विस या अचीवमेंट को सम्मानित कर सके। ये मिलिट्री डेकोरेशन जैसा नहीं है, ये अवार्ड रिकॉग्नाइज कंट्री कंट्रीब्यूशन इन सिविलियन लाइफ, आम नागरिक और अलग अलग डिसिप्लिन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मेजर आपका सिविलियन अवार्ड्स है। सबसे पहले तो सबसे ऊपर ऊंचे दर्जे का आपका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फिर आता है आपका पद्मा विभूषण, जिसमें एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस जो देने वालों को दिया जाता है। तीसरा है आपका पद्मा भूषण, पद्मा भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर, ठीक है, इस कैटेगरी में दिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है पद्मश्री, डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, ठीक है, किसी भी फील्ड में कोई बहुत ही बढ़िया सर्विस दिया है तो पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। याद रखिए आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो आर्टिकल 18 हमारा संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 18 है, ठीक है, आर्टिकल 18 जो है जो आपका एबॉलिश करता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो याद रखिए ये जो अवार्ड्स है ये कोई टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एक अवार्ड है। दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, याद रखिए। इफ यू सी दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रेफिक्सेस या सफिक्सेस। आप नाम के आगे पद्मश्री XYZ नाम ऐसा नहीं लगा सकते। तो ये कोई टाइटल नहीं है, पहली बात, ये सिर्फ एक अवार्ड है, ओके। तो ये आपका आर्टिकल 18 का स्पिरिट को ये अंडरमाइन नहीं करता है, ठीक है। ऐसे भी आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है यूज ऑफ एनी सच टाइटल्स, ठीक है। तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस देखिए, प्रिजर्व करता है इंडिया का लिविंग हेरिटेज को, ट्रेडिशनल आर्ट, फोक म्यूजिक, ट्राइबल हीलर्स, लैंग्वेज प्रिजर्वर्स को, ठीक है। सेलिब्रेट करता है ग्रास रूट इनोवेशन को, कि जो गांव के लोग हैं जो सच में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कायदे से मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज अगर हम देखें, अच्छा, तो तीसरा चीज हम लिख सकते हैं एक और चीज कि इससे कि लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। मोटिवेटिंग, दिस कैन मोटिवेट ग्रास रूट इनोवेशन, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रास रूट इनोवेशन को मोटिवेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब सम्मान मिला जाएगा, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, तो इससे ग्रास रूट इनोवेशन भी बढ़ेगा, गांव के लोग भी आगे आएंगे, और देश के लिए अपना फंडामेंटल ड्यूटी को निभाएंगे। चलिए तो देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। विद रेफरेंस टू द पद्मा अवार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, ठीक है। दे आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, हाँ ये भी सही है। पद्मा अवार्ड्स में बी लीगली यूज्ड एज प्रेफिक्सेस बिफोर अ रिसिपिएंट्स नेम, नहीं, हम देखे हैं आर्टिकल 18 का वायलेशन होगा। सिटीजन्स कैन रिकमेंड डिजर्विंग इंडिविजुअल्स थ्रू राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? 1, 2 एंड 4, बी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, देखिए बी, ओके। सो चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेट देखते हैं, मेघालय, ठीक है। मेघालय जो नाम है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेघालय का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, मेघालय अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स। इसलिए यहाँ कई चेरापूंजी या मौसिन राम जैसे जगह है, चेरापूंजी नहीं, वहाँ के लोकल लोग इसे सोहरा कहते हैं। तो सोहरा जो है वहाँ पे सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। तो PM स्पॉटलाइट्स लिविंग रूट ब्रिजेस इन मन की बात। तो मन की बात में लिविंग रूट ब्रिजेस का बात बोला गया है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग पिक्चर लिविंग रूट ब्रिजेस, द लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है। तो इस तरह के वहाँ के लोकल जो खासी ट्राइब्स है, और आई थिंक खासी और जैंतिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो एक पेड़ की मदद से ऐसा जो रूट ब्रिजेस बनाते हैं जो कॉम्प्लीटली नेचुरल है, ठीक है, कॉम्प्लीटली नेचुरल है, पेड़ों के जड़ से बना हुआ है, इसी को कहते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसको जिंकियन जिरी भी बोले जाते हैं आपका मेघालय में। आर बायो इंजीनियर ब्रिजेस क्रिएटेड बाय द इंडिजिनियस खासी और जैंतिया कम्युनिटीज बाय गाइडिंग द एरियल रूट्स। जो एरियल रूट्स होते हैं आपका इंडियन रबर ट्री का, फिकस इलास्टिका, ठीक है, अक्रॉस स्ट्रीम एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स को क्रॉस करने के लिए ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए जाते हैं।
जो कन्वेंशनल ब्रिज जो कि आपका कंक्रीट या स्टील से बनता है उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत भी होता है. दिस ब्रिजेस आर लिविंग इकोसिस्टम दैट कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रॉन्गर विद टाइम, ऑफन लास्टिंग फॉर सेवरल सेंचुरीज. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, ने बोला अपने मन की बात में कि दीज आर सिंबल्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल विजडम एंड कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन. ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें भारत में तो कितने हैं इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है? टोटल 44 है. कल्चरल साइट्स में से 36 है, नेचुरल 7 है और मिक्स्ड हो गया 1. ठीक है, तो टोटल 44 साइट है. अब लिविंग रूट ब्रिजेस को भी आपका अभी तक तो नहीं मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग, लेकिन ये पार्ट है इंडिया का नॉमिनेशन प्रोसेस में, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में अभी रखा गया है अंडर द नेम ऑफ जिंगकियांग ज्री. ठीक है, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलती हो रही है तो, लेट मी ट्राई अगेन. जिंगकियांग, ठीक है, जिंगकियांग रूट जड़ी लिविंग रूट ब्रिजेस कल्चरल लैंडस्केप. ठीक है, तो इस नाम से आपका इंस्क्राइब किया गया है ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंट भी है. देखिए, इट इज़ मेनली बाय द खासी और जैंतिया ट्राइब्स के द्वारा आपका बनाया गया है. रिफ्लेक्ट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर रादर देन डोमिनेशन ओवर नेचर. कंस्ट्रक्शन ये कम्युनिटी एक्टिविटी है जो कि सालों साल अलग अलग जनरेशन से चल रहा है. इसमें पेशेंस चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है. ठीक है, चलिए आइए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू लिविंग रूट ब्रिजेस. ठीक है, ऑफ मेघालय. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रेनिंग द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका. करेक्ट. दे आर एग्जांपल्स ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस. ठीक है, इसको देखते हैं. दे आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द खासी एंड जैंतिया कम्युनिटीज. यस, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है. हाँ, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, क्लाइमेट रेजिलियंस है. ठीक है, तो 1 2 3 डी करेक्ट होना चाहिए. देखते हैं इसका आंसर. यस, 1 2 एंड 3. इस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं चौथा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में, त्रिपुरा. नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व किया गया कहाँ पे? कल्याणपुर में. देखते हैं. नेशनल इम्यूनाइजेशन डे नेशन वाइड पब्लिक हेल्थ कैंपेन है जो कि इंडिया का पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया ड्यूरिंग चिल्ड्रन, जहाँ पे जो बच्चे हैं, जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं, उनका एडमिनिस्टर 2 ड्रॉप ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस वैक्सीनेटेड स्टेटस. ये ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंटरप्रेट द ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस एंड मेंटेन इंडियाज पोलियो फ्री स्टेटस, जो कि इंडिया ने अचीव किया था 2014 में. तो पोलियो फ्री स्टेटस कैसे अचीव होगा? जब प्रॉपर इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन दिया जाएगा. तो ये प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एट इट्स बेस्ट. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम कहते हैं ना, हेल्दी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना डिजीज का स्ट्राइक करने से पहले. तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज बाय एडमिनिस्टरिंग वैक्सीन. ठीक है, हमें बीमारी का इंतजार नहीं करना है कि बीमारी आए तब हम इलाज करें. ठीक है, वैक्सीन पहले से ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देता है ताकि वो एडवांस में शक्तिशाली हो जाए और इन्फेक्शन से फाइट कर सके. इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीन इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, याद रखिए. और इम्यूनाइजेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन. इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लेने के बाद शुरू होता है. ठीक है, ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लेने के बाद होता है. वाई इज पोलियो डेंजरस? पोलियो आपका एक वायरस से होता है जिसको हम कहते हैं पोलियो वायरस. ये बच्चों को अफेक्ट करता है जो 5 साल से नीचे है. जनरली ये वायरस अटैक करता है नर्वस सिस्टम को और इससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है. इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है एक बार पैरालिसिस हो जाने के बाद. तो इसको प्रिवेंशन के थ्रू वैक्सीनेशन करके ही एक अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है इसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, तो चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट. तो चैलेंजेस क्या है? वैक्सीन हेजिटेंसी. बहुत बार ऐसा न्यूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ फैलाए जाते हैं कि कुछ फैमिलीज द्वारा ताकि वैक्सीन लेने से मना कर सके. तो इससे हमें भरोसा जताना पड़ता है अवेयरनेस कैंपेन करके ताकि वैक्सीन लोग लेने लग जाए. ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी करना चाहिए, खासकर रिमोट विलेजेस, ऐसे गांव जहां पे टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे जगह में कंप्लीट वैक्सीनेशन कवरेज को इंश्योर करने के लिए हमें योगदान देनी चाहिए. ensuring that no child is left behind requires continuous field level effort. field level effort की खासकर जरूरत है. क्रॉस बॉर्डर डिसीज रिस्क, एक बॉर्डर से एक जगह से दूसरा जगह एलिमिनेशन के बाद भी कई बार इंपोर्टेड इन्फेक्शन रिमेन अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि लोग आना जाना कर रहे हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, लोग का आदान प्रदान आना जाना लगा रहता है. तो कई बार क्या होता है, इन्फेक्शंस आपके बाहर से भी आ सकते हैं. तो इसलिए वैक्सीनेशन का काम चलते रहना चाहिए. ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन डिजिटल इम्यूनाइजेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. डिजिटल इम्यूनाइजेशन क्या होता है? डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकिंग यूज कीजिए, मॉनिटर कीजिए कौन सा एलिजिबल चाइल्ड है और वैक्सीनेशन का जो मिस हो जाता है कई बार, इसको रिड्यूस करना है. सर्वेलेंस को बढ़ाइए, सर्वेलेंस को रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स को लगाइए. ठीक है, एक चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन से। इम्यूनाइजेशन सिर्फ एक हेल्थ इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि एक यंत्र है जिससे कि सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव गवर्नेंस किया जा सके। इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए विथ रेफरेंस टू इंडियाज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 250 वर्ड्स में इसको जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला स्टेट। Let us see our own state, that is अरुणाचल प्रदेश। फिफ्थ स्टेट इन द लाइन इज अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया, 10 डिस्ट्रिक्ट हिट हुए हैं बाढ़ के कारण, जिससे कि टोल राइजेस टू 3। कैनी पावर में हैवी रेन आपका देखने को मिला। तो फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिला, सडन एंड इंटेंस फ्लैश फ्लड दैट ऑकर विद इन अ फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में बहुत ही एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखने को मिला। बादल फटने की खबर आई, फ्लड बर्ड्स, डैम से पानी रिलीज करना पड़ा और रैपिड रन ऑफ ऐसे पहाड़ से आपका नीचे बहने लग गए, जिसके कि हिली टेरेन में। तो अनलाइक नॉर्मल रिवर फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स लीव वेरी लिटिल टाइम फॉर वार्निंग और इवैक्यूएशन। ये जो फ्लैश फ्लड है, ये जो अचानक से बाढ़ आ जाती है, इससे बहुत कम टाइम बचता है लोगों को इवैक्यूएट करने में। काफ़ी लोगों को ना वार्निंग मिल पाती है, ना वो एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, अपनी जान नहीं बचा सकते। तो ये डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। जो रिसेंट ट्रेजिडी है, बहुत ही दुखद घटना जो हम देखते हैं कैनी पायोर डिस्ट्रिक्ट में, ये हाईलाइट करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन। कैसे हिमालयन रीजन इतने वल्नरेबल है विथ हैवी रेनफॉल। तो हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी के जो हमारे स्टाफ है या हमारे टीम है, तो हम एक आपका डोनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं। तो आप लोग अपने एंड से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो ताकि इन लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता कर सके, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। आई हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, आप लोग भी ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा, ठीक है। चलिए जितना हो सके, ऐसा कुछ है नहीं कि इतना फिक्स अमाउंट देना है, कुछ नहीं, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट इज वॉलंटरी टोटली, ठीक है। तो चलिए करंट केस क्या है, क्या हुआ है। कॉन्टिन्यूअस हैवी रेनफॉल ट्रिगर कर दिए फ्लैश फ्लड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट, विच वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड, ठीक है। दैट टोल अभी काफ़ी बढ़ चुका है। बॉडी वॉज रिकवर्ड डाउन स्ट्रीम, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ फ्लैश फ्लड इज ऑफन कैरी डेब्रीज एंड विक्टिम्स अक्रॉस रिवर सिस्टम, ठीक है। रोड ब्रिजेस, देखिए रोड ब्रिजेस हो या कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, सब डिस्टर्ब हो चुका है। एक्सटेंसिव डैमेज हो गया, टेम्पोरली आइसोलेटिंग मेनी विलेजेस, बहुत सारे गाँव को आइसोलेट कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो रेस्क्यू टीम्स लगे हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसीज अब डिप्लॉय कर दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्लैश फ्लड होता क्या है देखते हैं। फ्लैश फ्लड रैपिडली डेवलपिंग फ्लड है, जो कि 6 घंटे के अंदर हैवी रेनफॉल के कारण होता है। तो ये टाइम लिमिट याद रखिए, इट ऑकर्स विद इन हाउ मच 6 आवर्स ऑफ हैवी रेनफॉल। अगर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और 6 घंटे के अंदर फ्लड आ जाता है, देन दैट इज फ्लैश फ्लड। माउंटेनस टेरेन एक्सेलरेट करता है रन ऑफ को, क्योंकि ऑब्वियसली स्लोप से पानी तेजी से नीचे आता है, जिसकी इन्फिल्ट्रेट करता है स्टीप स्लोप क्विकली, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सडन ऑनसेट, अचानक से बाढ़ आ जाएगी। दूसरा, हाई वाटर वेलोसिटी, बहुत पानी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज होगा, जो इससे पत्थर, मिट्टी या मलबा आपका लेके आता है। एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है और बहुत ही कम समय में ये आती है। अब देखिए, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, क्या आया होगा कि अरुणाचल प्रदेश ही क्यों इतना वल्नरेबल है हिमालयन जियोग्राफी में। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाऊं एंड सपोज दिस इज अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। और हम जानते हैं, हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं अबाउट ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो होता क्या है, जब आपका जो मानसून के विंड्स है, जब मानसून के जो विंड्स है, ये जब अचानक से पहाड़ आने के कारण जब अचानक उठ जाते हैं, तो यहाँ पे बादल बनते हैं और बहुत तेज़ी से बारिश होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे जो विंड्स है, जो साउथ वेस्ट मानसून के विंड्स है, वो यहाँ तेज़ी से ऐसे आते हैं और इस पहाड़ से टकरा के इस जगह में हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो पहाड़ के ये साइड में जो विंडवर्ड साइड होता है, वहाँ हैवी रेनफॉल कराते हैं और ये हैवी रेनफॉल के कारण कई बार फ्लैश फ्लड्स भी आ जाते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑरोग्राफिक इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजन्स व्हाई अरुणाचल प्रदेश हैज सो मच हैवी रेनफॉल। और मानसून भी काफ़ी जल्दी आता है अरुणाचल प्रदेश में, 5 जून तक असम और अरुणाचल में आ जाता है एंड मानसून आ जाती है एंड ये ऑलमोस्ट सितंबर तक चलता है कई बार, ठीक है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश काफ़ी अफेक्टेड है। यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यहाँ जियोलॉजिकली अनस्टेबल रीजन है, बहुत ही काफ़ी जो पत्थर है वो काफ़ी लूज है, स्टीप स्लोप्स है, ठीक है, ऐसे खड़ी
चढ़ाई करनी पड़ती है, स्टीप स्लोप्स होती है, ठीक है, उसके कारण, जिससे कि लैंडस्लाइड या रैपिड रन ऑफ होता है, मतलब भूस्खलन आने की खतरा या संभावना बनी रहती है। तीसरा, रिवर्स हैव स्टीप ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग वाटर वेलोसिटी, पानी का स्तर भी काफी हाई होता है। मॉनसून डायनेमिक्स देखिए, मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल स्ट्राइक ईस्टर्न हिमालयस, जिसके कारण अभी मैंने बताया ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है, जिसके कारण एक्सट्रीमली हैवी प्रिसिपिटेशन होता है कम समय में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज भी है, क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है, हमें पता है ये साल एल नीनो का है, तो इसके लिए टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिससे कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी काफ़ी बढ़ रहा है, एंड हैवी रेनफॉल इवेंट्स आम बात हो गई है, ये आजकल फ्रीक्वेंट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और या हिमालयन इकोसिस्टम में। तो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर समटाइम्स क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर challenge through disrupted communication, isolation of border villages and logistical difficulties, strategically important for north eastern region, ठीक है। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, यहाँ दिया नहीं है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, ओके। चलिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं अबाउट नागालैंड, ठीक है, द 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, नंबरिंग नहीं देते, आई लॉस द काउंट, ठीक है। चलिए, नागालैंड के बारे में देखते हैं क्या हुआ। पिनाकल स्किल ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, कोहिमा में। तो देखिए, ये जो पिनाकल स्किल ट्रेनिंग सेंटर है जो कोहिमा में इनॉग्रेट किया गया, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कई गुना ज़्यादा है। ये इंडिया का ट्रांजिशन दिखाता है फ्रॉम डिग्री बेस्ड एजुकेशन टू स्किल बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मिसमैच बिटवीन द डिग्री वी आर होल्डिंग एंड द स्किल रिक्वायर्ड इन द मार्केट। तो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी के लिए की तरफ ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। सेंटर आपका एम कर रहा है ताकि ये गैप जो एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच जो गैप है, मार्केट रेलिवेंट स्किल लोगों को दिलाया जा सके, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके नागालैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। देखिए, जहाँ पे इंडस्ट्री को जिस तरह का प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी चाहिए उस चीज़ को प्रोवाइड कर सके और स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एचडीआई इंप्रूवमेंट होगा। इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड स्किल वर्कर्स एज प्रोडक्टिव एसेट्स, देश के एसेट्स है ये जो युवा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दे तो ज़्यादा चांसेस है कि इनको रोजगार मिलेगा तो देश की इकोनॉमी में आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगा एंड ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा। एवरी इन्वेस्टमेंट इन स्किल इंक्रीजेस नेशनल प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, लाइक आई सेड, ठीक है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा हो गया इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास नॉर्थ ईस्ट में कैसे होगा, स्किल सेंटर्स बनाया जाए, लोकल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाए और डिस्ट्रेस माइग्रेशन कम हो, ठीक है। तो इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये विकसित भारत का जो सपना है ये कैसे पूरा होगा। स्किल्ड वर्कर्स, मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, ग्रीन एनर्जी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, एआई में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जैसे कि पिनाकल स्किल ट्रेनिंग सेंटर कंट्रीब्यूट कर सकता है डायरेक्टली लॉन्ग टर्म नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो विकसित भारत का जो सपना है उसे पूरा करने में, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, अभी भी ये स्किल मिसमैच काफ़ी हाई है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो स्किल मिसमैच, बहुत सारे ग्रेजुएट ऐसे डिग्री लेते हैं, लेकिन डिग्री तो मिल जाता है सभी को, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री स्किल्स है ये इससे लेस एम्प्लॉयबिलिटी आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स इनके पास नहीं होता है। रीजनल डिस्पैरिटीज है, रिमोट और बॉर्डर रीजन्स में क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है आज भी, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज अनइक्वली मिलते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया इंडस्ट्री लिंकेजेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स समटाइम्स फेल टू अलाइन विथ रियल मार्केट डिमांड्स, रिड्यूसिंग प्लेसमेंट आउटकम। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कई बार जिस तरह से डिजाइंड है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो रियल मार्केट डिमांड्स के अलाइंड है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। इंडस्ट्री लेड करिकुलम, ठीक है, हमें ऐसा करिकुलम चाहिए जो इंडस्ट्री लेड हो, ठीक है, जो करंट वर्कफोर्स का डिमांड का नीड्स को पूरा कर सके। दूसरा आपका वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारे सोल्यूशन है। लोकल इकोनॉमिक मैपिंग किया जाए। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन किया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग शुड बी जॉब, ट्रेनिंग शुड ऐसा दिया जाए कि वो जॉब क्रिएटर्स बने थ्रू इंक्यूबेशन, मेंटरिंग एंड एक्सेस टू, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा यहाँ पे, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, तो एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिगार्डिंग, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकम्स अ डेमोग्राफिक लायबिलिटी विदाउट इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको डिस्कस करना है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रीजनल डेवलपमेंट। स्पेशल रेफरेंस किसका देना है, नॉर्थ ईस्ट का। तो 250 वर्ड में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं अबाउट मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के बारे में देखते हैं। द मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स मेजर सीवरेज प्रोजेक्ट रिफॉर्म्स क्लीनर एंड हेल्दियर आइजॉल। तो करंट केस क्या है, पीएचई जो मिनिस्टर है, पब्लिक हेल्थ का जो मिनिस्टर है, इंस्पेक्ट किए आपका सीवरेज और सीपेज ट्रीटमेंट वर्क्स कहाँ पे, तुइकवाल, लाए,
अंडर अमृत मिशन। अमृत मिशन आपका अर्बन मिशन है जो रीअफर्मिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मेकिंग आइजॉल क्लीनर, हेल्दियर एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करता है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए अक्रॉस जोन 7, रिड्यूस अनट्रीटेड सीवेज एंटरिंग नियर बाय वाटर बॉडीज। तो बिना ट्रीट किए हुए कोई भी सीवेज या कोई भी कचरा आपका पानी में या नदियों में ना जा सके, इसको इंश्योर करना है। ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, एनहांस करना है क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ और स्ट्रेंथन करना है पब्लिक हेल्थ रेजिलियंस। सीवरेज क्या होता है? सीवरेज सिस्टम ये एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जो सेफली ट्रांसपोर्ट करता है गंदे पानी को घरों से, इंडस्ट्रीज से ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक, इसको कहते हैं सीवरेज सिस्टम। तो ये प्रिवेंट करता है डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। डायरेक्टली देखिए हम जो कचरा है, जो सीवेज है, उसको हम रिवर्स में नहीं डाल सकते, जिससे कि आपका डिजीज, जो बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सीवरेज सिस्टम है ये जितना स्ट्रांग होगा उससे डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, पानी जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में नहीं जाएगा और जिससे बीमारियां कम होगी। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है? एसटीपी। एसटीपी रिमूव करता है हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, पैथोजेंस और ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर से, जिससे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू अगर ये ट्रीटेड वाटर, ठीक है, दोबारा से यूज किया जा सके एग्रीकल्चर में, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और सेफली रिलीज किया जाए नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो कितना अच्छा होगा सोचिए। तो ये आधा से ज्यादा काम जो वाटर पोल्यूशन जो हमारा हो रहा है इसको आपका खत्म कर सकती है, ठीक है। तो सेप्टेज मैनेजमेंट क्या होता है? मेनी इंडियन टाउन्स रिलाई ऑन सेप्टिक टैंक। अभी भी इंडियन टाउन्स में सेप्टिक टैंक में हम लोग रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरग्राउंड सीवरेज। अंडरग्राउंड सीवर्स अभी भी बहुत सारे इंडियन टाउन्स में नहीं है। ये जो कलेक्टेड स्लग है, सीपेज है, ये साइंटिफिकली ट्रांसपोर्ट किए जाने चाहिए, ट्रीट किए जाने चाहिए, ताकि ये आपका सॉइल को कंटामिनेट ना करे, मिट्टियों को कंटामिनेट ना करे और ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन ना हो। तो एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, जिसको हम कहते हैं अमृत। ये फोकस करता है ऑन इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वाटर सप्लाई ठीक से रहे, वाटर सप्लाई में आपका अच्छा से वाटर सप्लाई हो। सीवरेज और सेप्टिक मैनेजमेंट में फोकस करता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेसेस बनाने में सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। और भी ऐसे मिशन है जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिससे कि वेस्ट मैनेजमेंट में अभी इस साल फोकस दिया गया है सैनिटेशन में और क्लीनर सिटीज बनाने में, ठीक है। जल जीवन मिशन है जो कॉम्प्लीमेंट करता है सैनिटेशन प्रोजेक्ट बाय प्रोमोटिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक आपका प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली इसको अटेम्प्ट कीजिए, चलिए मेरे साथ। तो विथ रेफरेंस टू सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सेप्टेज रेफर्स टू स्लज एंड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम सेप्टिक टैंक, ठीक है। अमृत जो इंक्लूड्स है वो सीवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट एज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स, ठीक है। साइंटिफिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स रिड्यूस ग्राउंड वाटर एंड रिवर पोल्यूशन, यस बिल्कुल सही। तो आई होप तीनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। तो 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, यस, डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप कि आपकी सेहत आप बनाए रखे हैं, आपका हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और नॉट इस पीएससी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली लाइक दिस वीडियो, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। एंड इस सेशन से अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो काइंडली प्लीज पॉइंट आउट, ठीक है। आई विल डेफिनेटली इंप्रूव ऑन इट, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं, चलिए बाय बाय।